वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। मैं और मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा। हेलो प्रवीण, पहुंच चुके हैं स्टूडियो मनी सेंट्रल की ये खास बातचीत लेकर के। मैं इसे शो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि मैं और प्रवीण बस डिस्कस करते हैं दिन भर जो कुछ हुआ और में जो मेन खबरें हैं जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई हैं, और आज का फोकस तो इन्वेस्टर अवेयरनेस से जुड़ी हुई एक अहम खबर भी रहने वाली है। लेकिन शुरुआत हम करने वाले हैं शेयर बाजार से, क्योंकि शेयर बाजार के हाहाकार ने रिटेल इन्वेस्टर से लेकर के प्रवीण दिग्गजों तक को जो है हिला दिया है। बिल्कुल, पिछले साल जो 27 सितंबर को पीक बना और उसके बाद फिर से जो गिरावट चालू हुई है, तो उसमें अच्छे धराशायी हो गए हैं, बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए हैं। और जो लोग कह रहे थे दिसंबर में कि बॉटम लग गया है, अब इसके बाद तेजी आएगी, उन सब के बड़े बड़े एनालिस्ट्स के अनुमान भी धराशायी हो गए हैं। तो चलिए इस खबर पर हम फोकस करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा इस गिरावट की मार हमने कहाँ देखी? मिड और स्मॉल कैप शेयरों पर। और यही कुछ नजर आया म्यूचुअल फंड्स में भी। जब मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की वैल्यूएशन को लेकर चिंता बढ़ी, तो इसके वैल्यूएशन पर सेबी चीफ तक ने कमेंट किया था। लेकिन अब सेबी चीफ कह रही हैं कि अब इस पर उन्हें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों वो कह रही हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने जो ये बयान दिया है, लेकिन उसके साथ साथ सेबी चीफ की जब हम बात कर रहे हैं तो अब एक नए सेबी चीफ की भी तैयारी हो रही है। तो खबरें आ रही हैं कि कौन कौन हो सकते हैं, प्रोबेबल नाम जो लिस्ट सरकार लेकर आएगी वो कौन हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में लोगों को आसानी से मिल सके पैसा, इस पर अब बात छिड़ चुकी है और उम्मीद करते हैं कि राहत मिलेगी उन कस्टमर्स को जो इस तरह के कोऑपरेटिव बैंक में इस तरह चोट खाते हैं, उनका पैसा जो है वो फंस जाता है। और एक और अहम मसला, और वो है ट्रंप के टैरिफ प्लान और इस पर भारत की क्या है तैयारी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है, तो जुड़े रहिएगा, आपके लिए भी ये काम की खबर है। आपके लिए हमने इस हफ्ते देखा कि एसबीआई जन निवेश, एसबीआई म्यूचुअल फंड जन निवेश सिप लेकर आई है, और अब एम्फी भी मैदान में है सिप का एक सैशे प्लान लेकर के। क्या ये सैशे प्लान, आगे बात होगी। लेकिन सबसे पहले एज प्रॉमिस बाजार की बात करते हैं। 27 सितंबर से स्टॉक मार्केट के बुरे दिन जो शुरू हुए थे, उसने सभी की जो है हवा खराब कर दी थी। अब पुरानी तेजी वाले दिन कब लौटेंगे, ये सभी के मन में सवाल है। बाजार की आफत में सबसे बुरी तरह से पिटे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। इनमें 21% की गिरावट अपने पीक से आ चुकी है। और ये आंकड़ा तब है जबकि बीते 2 दिन में ये दोनों इंडेक्स तेजी में बंद हुए हैं। हालांकि आज भी ये दोनों ही इंडेक्स फिर से गिरावट के साथ ही क्लोज हुए हैं। अब ये सब तो कहानी हम सबको पता है, लेकिन बाजार के छोटे मझौले शेयरों के हाहाकार पर आज सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने कुछ कहा है, और ये बड़ी बात है। आज बुश ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों की वैल्यूएशन को लेकर कोई बयान देना चाहिए। बुच मुंबई में एम्फी के एक इवेंट में बोल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब सेबी को लगा था कि उनकी ऊंची वैल्यूएशन है, तब उन्होंने इसे लेकर फिक्र जाहिर की थी। तो बिल्कुल सही उन्होंने सबसे पहले कहा था। और उसके बाद हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड में एक लिक्विडिटी कोशेंट जैसा जो है सभी कंपनियों को स्मॉल कैप और मिड कैप में बताना था कि वो कितने दिन में लोगों के पैसे को वापस कर पाएंगे। एक रिपोर्ट कार्ड जो है हर महीने की शुरुआत में देने के लिए कहा गया था। तब की चिंता प्रवीण उन्होंने जो जाहिर की थी कि फ्रॉथ है, और ये जो है फ्रॉथ, हम पूरे साल इस पर बात करते रहे और वो फ्रॉथ छटता हुआ नजर नहीं आया, और अब छट गया है ऐसा लग रहा है। और कुछ सेबी चीफ भी बिना कुछ कहे इसी ओर संकेत दे रही हैं, कह रही मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसका जो आप बात कह रहे हो, इसका एक आशय ये निकाला जा सकता है कि क्या सेबी चीफ आश्वस्त करना चाहते हैं मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, कि मिड और स्मॉल कैप में एक जो फ्रॉथ की बात, एक्सेसिव एक्जुबरेंस की जो बात कही गई थी, उनके द्वारा ही कही गई थी। पिछले साल की शुरुआत में फरवरी में उन्होंने ये बोला था, एएमसीज़ को बोला था कि आप नज़र रखें कैसे होगा, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उपाय करें, एक सिस्टम बनाएं, उसके लिए कहा था। फिर मार्च में सेबी चीफ ने बोला था इसी सब को लेके कि कुछ कंपनियों की री रेटिंग हो रही है और ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसे कंपनियां और शेयर हैं जहां री रेटिंग की ज़रूरत है। इसके बाद फिर अगस्त में ये बात आई थी जहां पे सेबी चीफ ने सेबी की तरफ से ये कहा गया कि आपको स्ट्रेस टेस्ट का सामना करना होगा मिड स्कीमों में और स्मॉल कैप स्कीमों में।
तो वो पिछला पूरा साल मिड और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी और क्या इनमें एक बबल है, इनमें कितना रिस्क है, इसको लेके गुजरा। और उसके बाद जब 27 सितंबर के बाद से गिरावट शुरू हुई तो वो आज तक थमी नहीं। बीते 2 दिन इसमें अपवाद के तौर पर माने जा सकते हैं। तो अब जब आज सेबी चीफ से एमफी के एक कार्यक्रम में पूछा गया कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत थी तब मैंने इस पे बयान दिया था। इसका आशय क्या ये है कि जो ओवर वैल्यूएशन, ऊंची वैल्यूएशन की जो बातें आ रही थी मार्केट में मिड और स्मॉल कैप शेयरों की, वो क्या अब उनमें गिरावट इतनी हो गई है कि वैल्यूएशन अब सही रूप में आ गई है। क्योंकि अगर हम देखें पीक से अपने, तो तकरीबन 21% स्मॉल कैप गिरे हैं और लगभग 18% के आसपास मिड कैप की गिरावट है अपने पीक से। ऐसा तब है जबकि बीते 2 दिनों में इनमें रिकवरी हमने देखी थी। तो इसके सबको अगर आप समझ के चलें और उस हिसाब से देखें कि 21% की गिरावट को क्या सेबी ये मान के चल रही है सेबी चीफ कि अब यहाँ पे वैल्यूएशन को लेके जो कंसर्न था, जो बबल का कंसर्न था, वो क्या अब दूर हो गया है, ये एक इसका अर्थ भी मार्केट के लोग जानकार हो सकता है निकाले और शायद सोमवार को ये चीज़ें दिखाई दे। वैसे भी प्रवीण, इसको लेकर बातें 2 हफ्ते से लगातार हो रही है। जब एक बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट ऑफिसर है एस नरेन ने भी जैसे बयान दिए, उसके बाद मुझे लग रहा है कि सेबी चीफ को भी लगा कि आकर के लोगों को थोड़ा सा आश्वस्त करना चाहिए। बिल्कुल, जो भगदड़ मची हुई है मिड स्मॉल कैप शेयरों में और ओवरऑल बाजार में भी, वो भगदड़ रुकने का फिलहाल नाम नहीं ले रही। चाहे एफआईआईज की बिकवाली हो या ग्लोबल फैक्टर हो, टैरिफ का, ट्रंप का पूरा सिनेरियो हो, उसने बाजार में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब ये अच्छों को समझ में नहीं आ रहा, जो बॉटम बता रहे थे या बाकी चीज़ें कह रहे थे वहाँ पे, कि बाजार अभी कितना और नीचे जा सकता है, इसका किसी को अभी फिलहाल अंदाजा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी टेंशन कम करने की कोशिश भी मैं बहुत सारे क्वार्टर से देख रहे हैं। इसको माना जा सकता है। इसकी व्याख्या क्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि वो चाहती हैं कि फिक्र थोड़ी कम हो, आश्वस्त करना चाहती हैं क्या सेबी चीफ मार्केट को कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं कहना, इसका मतलब शायद वैल्यूएशन सब थोड़े बहुत ठीक लेवल पर आ गई। मार्केट को कितना करना चाहती मुझे नहीं पता, पर इन्वेस्टर्स को तो जरूर ये मैसेज वो देना चाहती है। लेकिन हाँ, सेबी चीफ की बात हो रही है तो इनका कार्यकाल माधवीपुरी बुच का जो है वो खत्म होने वाला है। बहुत सारे हम कहेंगे कि क्रिटिसिज्म से और खबरों से इनका पूरा ये कार्यकाल जुड़ा रहा। बहुत सारे नाम अब आ रहे हैं और सरकार एक तरह से, माधवीपुरी बुच पहली चीफ रही थी जो कि निजी संस्थान से आई थी, एक निजी बैंक में काम करती थी, और अब जो बातें आ रही है वो कहा जा रहा है कि अब कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर नजर है। बिल्कुल, देखिए 36 साल का जो सेबी का इतिहास है उसमें माधवीपुरी बुच ऐसी पहली शख्सियत थी जो कॉरपोरेट जगत में रह के आई थी और उसके बाद उनको सेबी का चीफ बनाया गया। लेकिन अब ये लग रहा है जितना पिछले साल उनके जो कार्यकाल को लेके जिस तरह के सवाल उठे, चाहे अडानी को लेके मामले में उनको घेरने की कोशिश की गई या बाकी के जो फंड हैं उसके साथ, अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस दफ़ा किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती और ऐसे किसी सीजन्ड ब्यूरोक्रेट को लेकर आना चाहती है जिसको ऊपर कोई दाग ना हो, जिसके पास अच्छा खासा अनुभव हो पूरे मार्केट्स को, पूरे कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट को समझने का, देखने का, जानने का। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ऊपर नाम है वो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ का नाम है। जो एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है सेबी होल टाइम मेंबर आनंद मोहन बजाज का नाम है और डिप्टी कैग सेबी होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया और डिप्टी कैग आनंद मोहन बजाज का नाम है इसमें। तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पिछले महीने इसको लेके एक एप्लीकेशन वो निकाला था, वैकेंसी निकाली थी, उसमें कहा था कि सेबी चीफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कई लोगों ने भरे जिसमें सिक्योरिटीज़ के मार्केट को लॉयर हैं और बाकी जानकार मार्केट एक्सपर्ट हैं। कई तमाम लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरे हुए हैं और अगले 28 तारीख को इसी महीने की सेबी चीफ का टर्म पूरा हो जाएगा 3 साल का, और उसके बाद नए कौन बनेंगे अगले सेबी चीफ इसका भी खुलासा हो जाएगा। 1 हफ्ते की बात है। माना यह जा रहा है कि सरकार किसी ब्यूरोक्रेट को इस पद पे, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, उनको लेके आना चाहती है। चलिए, तो इस हमें पता चल जाएगा अगले हफ्ते की कौन होगा सेबी का अगला चीफ। अब बात करते हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, पहले चिंता वाली बात करते हैं, फिर आपको अच्छी वाली बात भी बताएंगे। तो चिंता वाली बात को भी
वो खबर ऐसी है कि यहाँ चिंता दूर करने की कोशिश की जा रही है, और वो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की खबर है। उनके लाखों कस्टमर्स जो है वो काफ़ी परेशान हैं, और पूरे देश के डिपॉजिटर्स के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सरकार जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को तो बढ़ाने पर विचार कर ही रही है, जो कि अभी 5 लाख रुपए है, उसे बढ़ा के 10 से 15 लाख रुपए तक किया जा सकता है। ये सारी खबरें हैं, कोई पुष्टिकरण नहीं है अभी, लेकिन हाँ इसमें बात जरूर चल रही है। दूसरी तरफ अब जो है रिजर्व बैंक भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स को राहत देने की तैयारी में है। रॉयटर्स की खबर हमें बता रही है कि आरबीआई पर्सनल या मेडिकल इमरजेंसी में फंसे डिपॉजिटर्स को स्पेशल विड्रॉल की इजाजत दे सकता है। रिजर्व बैंक इन कस्टमर्स को 5 लाख रुपए तक की निकासी की इजाजत दे सकता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बीते 2 फिस्कल ईयर से लॉस में है। 2023-24 में इसे 22.78 करोड़ का लॉस हुआ था, और इससे पहले भी 30 करोड़ से ज्यादा का ही लॉस इन्हें हुआ था। 31 मार्च 2024 तक बैंक के पास 2436 करोड़ रुपए के डिपॉजिट थे, जबकि बैंक के बांटे गए कर्ज 1175 करोड़ रुपए के थे। हालांकि जो बात हो रही है कि मेडिकल इमरजेंसी में लोग निकाल सकते हैं, उन्हें सबूत जरूर देना होगा, पेश करने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करके बताना होगा क्यों उन्हें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आरबीआई आकर के ज़रूरतमंद डिपॉजिटर्स के लिए कुछ ऐसा कुछ करती है तो काबिल तारीफ है, और चिंता जो है कम हो सकती है उन लोगों की जिनके यहाँ पर अकाउंट है कि कोई इमरजेंसी होगी तो भाई आरबीआई उनके लिए एक विंडो खोलेगी। बिल्कुल, लाखों लोग जो डिपॉजिटर्स हैं, और उसमें तमाम लोग ऐसे होंगे जिनके घर पे मेडिकल इमरजेंसी होगी या दूसरी ऐसी ज़रूरत होगी जिसको किसी और तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता होगा। आउट ऑफ सडन किसी के बैंक खाते को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ी क्राइसिस है। लाखों डिपॉजिटर्स हैं और उनके खाते अगर फंस जाते हैं तो चिंता की बात है। सरकार और आरबीआई दोनों के माथे पर इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो फेलियर एक तरह से अगर हम कहें तो उसके फेलियर से एक बड़ी परेशानी पैदा हो गई। सरकार पर इस बात का प्रेशर बढ़ा कि आप जो 5 लाख तक का जो आपका डिपॉजिट इंश्योर्ड है बैंकों में आम लोगों का, क्या वो काफ़ी है? और इसको माफ़ कीजिएगा, और इसी को लेके सरकार की तरफ से फिर साफ तौर पर बयान आया कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और विचार ये कर रहे हैं कि इस कवर को किस तरह से बढ़ाया जाए। और इसी सिलसिले में अब आरबीआई ने, जबकि बोर्ड का कंट्रोल अब आरबीआई के पास है इस बैंक का, आरबीआई ये चाहता है कि जिन लोगों को ज़रूरत है वैसे लोग इस अपने विड्रॉल को समय पे ले पाएँ, उसके लिए उनको इजाज़त देने का प्रस्ताव आरबीआई के पास है। आरबीआई इस पर एक्शन ले सकता है। माना यह जा रहा है कि जो 5 लाख रुपए तक की रकम है उतना ही निकालने की परमिशन शायद दी जाएगी, क्योंकि उतना ही डिपॉजिट का इंश्योरेंस इस सारे बैंकों को के लिए जमा का होता है। तो उससे ज़्यादा रकम शायद निकालने की आरबीआई परमिशन नहीं देगी, भले ही आपका पैसा ज़्यादा जमा हो। लेकिन ये बात तय है कि मेडिकल या दूसरी अगर इमरजेंसी है आपके पास तो कम से कम आपके लिए ये राहत है कि आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। चलिए, ये एक अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर जो आज हमें मिली है वो है एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज जो है उसने कुछ 3 नई चीज़ें पेश की हैं बाजार में। पहली, एक छोटी सिप 250 रुपए की सिप पेश की है। दूसरी, तरुण ज्योति प्रोग्राम, और तीसरा मित्र प्रोग्राम। तो ये तीनों क्या करने वाला है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसे हम एक बड़ा स्टेप देख सकते हैं। 250 की सिप यानी सैशे सिप, एकदम छोटी सिप का ऐलान किया है। तरुण ज्योति स्कूल्स में जाकर के स्टूडेंट से बात करेंगे, पैसों की सिप के बारे में एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे। और मित्र मदद करेगा कि जो पुराने लोगों के म्यूचुअल फंड के अकाउंट जहां अनक्लेम्ड पैसे हैं वो उनके परिवार वालों को कैसे मिल सके। प्रवीण, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कदम है। अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो था 250 की सिप जो है वो कंपनियों पर लाने का ये था। अब अगर एसोसिएशन, इंडस्ट्री की एसोसिएशन कह रही कि हम लाएंगे तो यानी वाकई में हम और भी कंपनियों को आगे आते हुए अब देखने वाले हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने शुरुआत कर दी है। नहीं, बिल्कुल, मैं इसको इस तरह से मान के चल रहा हूँ कि जनधन का जिस तरह का एक रिवोल्यूशनरी कदम था सरकार का, जहाँ पे आम आदमी के खाते खुलाने की कोशिश की गई, सबको बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई, ये अब उसी तरह का एक कदम है और उसका एक अगला स्टेप है, जहां आप लोगों को शेयर मार्केट, ज़्यादा रिटर्न, उसके साथ आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक पटरी वाला, रेहड़ी वाला, गांव देहात का आदमी भी अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी शुरू कर सकता है
तो ये एक बड़ा बदलाव साबित होगा देश के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कदम कोई और हो सकता था। 250 रुपये, 300 रुपये, आप सोचिए 10 रुपये अगर कोई महिला बचाती है तो महीने के 300 रुपये होते हैं। 300 रुपये की अगर एसआईपी कोई महिला शुरू करती है और 20 साल के लिए अगर आप उसको शुरू करते हैं तो ये एक बड़ी पूंजी कायम कर सकता है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने में, घर को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। ये एक बड़ा स्टेप है और ये बहुत मुफीद वक्त पर आया है, सही वक्त पे आया है। जहाँ तक आप तरुण की बात कर रहे हैं, तरुण स्कीम को लाने में सरकार या एमफी या दूसरे जो भी संगठन है वहाँ बहुत देरी हुई है। इस पूरे कार्यक्रम को अब से 2 दशक पहले कम से कम लाया जाना चाहिए था। 2000 के आसपास ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाना चाहिए था, ताकि जो बच्चे हैं बचपन से ही आदत इस बात की बने कि पैसे कैसे आते हैं, पैसे को किस तरह खर्च किया जाना चाहिए, उस पर रिटर्न कैसे मिलते हैं, परसेंटेज क्या होता है, उसको एब्सोल्यूट टर्म में किस तरह से आप आंक सकते हैं। तभी जब बच्चा नौकरी करने की उस स्थिति में पहुंचेगा तो उसके पास एक आइडिया होगा कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना, और फाइनेंशियली एक समझदारी भरे फैसले करने के लिए लोग योग्य बनते हैं। इनफैक्ट मैथ्स में अभी मैं अपने बेटे के मैथ्स की बुक देख रही थी तो कंपाउंडिंग उसमें पढ़ाया जा रहा है और मुझे लगता है सिप में कंपाउंडिंग को अगर समझ लेगा बच्चा तो, और जब वो वर्कफोर्स में जुड़ेगा और वो उसको पहले से पता होगा और वो शुरू कर देगा सिप, यानी उसको पुश नहीं करना पड़ेगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कंपाउंडिंग की बात को आप विद एग्जांपल सिप के जरिए समझा पाएंगे तरुण योजना में। नहीं, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप बहुत सारे लोगों से बात कीजिए, पढ़े लिखे अच्छे खासे, उनसे आप बात कीजिए रिटर्न की। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो मॉनेटरी टर्म में आपको रिटर्न बताते हैं, एब्सोल्यूट टर्म में कि आपको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर लोग 95% लोग परसेंटेज के टर्म में अपने रिटर्न को समझते नहीं हैं। बिल्कुल, मैं वही बताते ही नहीं है क्योंकि वो समझते नहीं है। उनको लगता है मॉनेटरी टर्म में मेरा फ़ायदा कितना है, वो उनको ज़्यादा आसानी, और ये ही फ्लॉ है जो पीछे से चल के आता है, जहां आपको बताया नहीं गया कि किस तरह से कैलकुलेशन होने चाहिए, किस तरह से आपको पैसों का गणित समझ में आना चाहिए। चलिए, तो पैसों की बात स्कूल तक पहुंचेगी, सिर्फ घर घर पहुंचेगा, केवल शहरों में ही नहीं, और हम टियर 2 और टियर 3 नहीं, मुझे तो लगता है टियर 4 सिटीज में भी अब जो है सिप से लोगों को जोड़ने का ये बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है कि आने वाले वक्त में पोस्ट ऑफिस से, बैंकों से तो जाहिर तौर पे एसआईपी जाएगी ही, चाहे एसबीआई की आ गई हो वो एसआईपी है, पोस्ट ऑफिस से जाने लगेगी, तो आप समझिए गांव देहात में ये लहर अब पहुंचने वाली है और आने वाले वक्त में इसका बड़ा फ़ायदा पूरे देश की सेविंग्स में या पैसों की वेल्थ क्रिएशन में दिखाई भी दे सकता है। चलिए, अब आखिरी खबर आज की, और वो ऐसी खबर है जिसे हम टच नहीं करें तो मनी सेंट्रल पूरा नहीं होता है। बात अमेरिका और भारत की, दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड समझौते की कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तेजी से कदम जो है वो बढ़ रहे हैं, और इसी कड़ी में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ये डील मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। उन्होंने कहा कि भारत जल्द अमेरिका के साथ एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इकोनॉमिक एंगेजमेंट बायलैटरल ट्रेड डील पर चर्चा शुरू करेगा। ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी और भारतीय और अमेरिकियों के लिए एक बड़ा मौका होगा ये। तो क्या आपको दिख रहा है, इस डील की तरफ तेजी से कदम बढ़ रहे हैं, और अब मदर ऑफ ऑल डील्स जैसे शब्द अगर हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जितनी भूमिका बांधी जा रही है होप उतना ही बड़ा कुछ हो। नहीं, बिल्कुल सरकार की तरफ से या कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से ये दूसरा बयान है बिल्कुल हाल के दिनों में, तो इसको जाहिर तौर पर गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। पिछली बार भी उन्होंने यही बोला था कि हम एक स्ट्रॉन्ग बायलैटरल ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। आज फिर उन्होंने बोला है कि हम एक बड़ी बायलैटरल ट्रेड डील करने की कगार पे भारत और अमेरिका है। दोनों देश जो है अब जब बात करेंगे तो उसके लिए दोनों देशों की तैयारी अब इस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक खबर ये भी है कि सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से इनपुट्स मांगे हैं, उनसे डिटेल्स मांगे हैं कि उनसे जुड़े जो ट्रेड है, जो कारोबार है, वहाँ पे क्या ज़रूरतें हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, हालात है, उसका डीपर एक लुक जो है वो सरकार चाहती है। और उसके बाद अमेरिकी जो अफसरों के साथ बैठक होगी इस ट्रेड डील को लेके, वहाँ सरकार पूरी तरह से एक होमवर्क के साथ बैठना चाहती है। तो लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझने की है
कि भारत की तरफ से तो इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स, अमेरिका की तरफ से अभी इस तरह के कोई बयान नहीं आए हैं। कोई इस तरह की क्या प्रिपरेशन है, क्या अमेरिका भी वाकई इस चीज़ के लिए तैयार है और करना चाहता है भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील, ये चीज़ें अभी साफ नहीं है। यहाँ इसीलिए मैं कह रही थी कि हमें लग रहा है हमारे मिनिस्टर ऐसी बातें कर रहे हैं और हम लोग को लग रहा है कि भाई कुछ तो होगा ऐसा जो दोनों देशों के लिए विन विन हो, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसी कुछ खबरें आपने पढ़ी कि वो भी इसी तरह बुलिश है इंडिया को लेकर के? नहीं, अमेरिका की तरफ से तो टैरिफ की लेके खबरें जरूर आ रही हैं कि अब इस लेकिन इंडिया को लेकर के नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि जहां इस बात का की ओर इशारा मिला हो अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कि वो भारत के साथ कोई ट्रेड डील के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं या कब टीम आने वाली है। भारत की तरफ से जरूर ये कहा गया कि अगले 6 से 8 महीने में भारत एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ करने के करीब होगा। तो देखना ये होगा कि इसकी पहली बैठक कब होने वाली है इंडियन और अमेरिकन ऑफिशियल्स की, जहां पर इसका ब्रॉड एक खाका खिंचता हुआ नजर आए। चलिए प्रवीण, आज की बातचीत को यहीं रैप अप करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनी 9 देखते रहिए और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मनी 9 फाइनेंशियल फ्रीडम समिट लेकर आ रहा है मुंबई में 5 तारीख को। निवेश की दुनिया के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज आपको वहाँ नजर आएंगे। बात म्यूचुअल फंड की सिप की और अब तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। 250 रुपये की सिप से लेकर के और क्या कुछ बदल रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस को लेकर के कैसे सरकार की तैयारियां हैं, कंपनियां कितनी तैयार हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल की मुहिम में, हमारी अर्थव्यवस्था में टैरिफ्स को लेकर जो चिंता है, इन सब पर हम बात करने वाले हैं 5 तारीख को मुंबई में मनी 9 के फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में। तो जुड़े रहिएगा मनी 9 के साथ। आज हमें यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल, जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।